हेलो एवरीवन, कैसे हो गाइस आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपा सैनी में। आज की इस वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि आपके सभी स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आप टीजीटी स्क्रीनिंग का एग्ज़ाम देने जा रहे हो या आप फ्यूचर में एचटेट पीजीटी एग्ज़ाम देने वाले हो, नेट का एग्ज़ाम देने वाले हो, DSSB का एग्ज़ाम देने वाले हो। ठीक है, तो DSSB टीजीटी या पीजीटी बोथ एग्जाम्स, तो जिनमें भी आपकी ज्योग्राफी आती है, ठीक, तो उन सब के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और आज का हमारा टॉपिक है सॉइल, यानी मिट्टी के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, और टीजीटी स्क्रीनिंग में भी आपका ये टॉपिक इंक्लूड है। तो ठीक है, चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है सॉइल यानी मिट्टी। और ये हम इंडिया में पढ़ेंगे, यानी सॉइल इन इंडिया, भारत की मिट्टियों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे, कैसे क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, सब कुछ फुल डिटेल्स में। और आज तक के जो भी क्वेश्चंस आए हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। आज मैं आपको डिटेल से पीजीटी लेवल का नेट लेवल तक की मिट्टी के बारे में जहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं, एक एक क्वेश्चंस उठाएंगे हम। ठीक है, फुल टॉपिक डिटेल के साथ। तो चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, सॉइल यानी मृदा यानी मिट्टी। भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, किस तरीके से, और कहाँ पर कौन सी मिट्टी है, उसकी क्या विशेषताएं हैं, उन सब के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो मिट्टी स्टार्ट करने से पहले मृदा, आपको एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ। आप सबको पता है भाई, हमारा जो हिमालय है, हिमालय माउंटेन, इंडिया के नॉर्थ में जो हिमालय माउंटेन है, ठीक है, उसका विभाजन आपने पढ़ा होगा फिजिकल। ठीक है, फिजिकल डिवीज़न ऑफ हिमालय। तो उसमें हमने क्या देखा था, उसमें आपका जो हिमालय की सबसे अपर लेयर थी, या हिमालय का जो सबसे ऊपरी भाग है, उसको कौन सी श्रेणी में बांटा गया था, उसका क्या नाम था भाई, ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय। क्या नाम दिया गया था, ग्रेट हिमालय या वृहद हिमालय। ठीक है, ये हिमालय का बिल्कुल अपर पार्ट होता है। माउंट एवरेस्ट भी इसी पार्ट का ही हिस्सा है। नेक्स्ट है, ग्रेट हिमालय के बिल्कुल साउथ में जो हिमालय की रेंज पड़ती है, उसका क्या नाम है, मिडल हिमालय यानी मध्य हिमालय। मिडल हिमालय या मध्य हिमालय। और मिडल हिमालय के साउथ में जो हिमालय की रेंज पड़ती है, उसका नाम क्या है, शिवालिक। शिवालिक, ठीक है, हिमालय, हिंदी में भी शिवालिक ही बोलते हैं इसे, शिवालिक हिमालय। ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब एक क्वेश्चन ये आता है, जो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय, इन दोनों के बीच में जो घाटी है, ये भी एक क्या है, माउंटेन रेंज है, माउंटेन रेंज, ये भी एक माउंटेन रेंज है। इनके बीच में क्या है, जो खाई है, इसे क्या कहेंगे, कश्मीर घाटी। क्या कहेंगे, कश्मीर घाटी। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, कश्मीर घाटी हिमालय की किस रेंज के बीच में पाई जाती हैं। ऑप्शंस में होते हैं ग्रेट हिमालय या मिडल हिमालय यानी वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच, मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच, मध्य हिमालय या ट्रांस हिमालय के बीच। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो ग्रेट हिमालय और मिडल हिमालय के बीच होती है आपकी कश्मीर घाटी। जो खाई है उसको क्या कहेंगे, कश्मीर घाटी। और मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटी है या जो भी खाई है, उसे क्या कहेंगे, दून घाटी। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, मिडल हिमालय और शिवालिक के बीच जो घाटियां पाई जाती है उसे क्या कहते हैं, दून घाटी या कश्मीर घाटी। यार इस तरीके से आपको ऑप्शंस एग्जाम में दे दिए जाते हैं। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई, ग्रेट हिमालय, मिडल हिमालय, शिवालिक हिमालय। अब इसके अगले पार्ट की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले शिवालिक के बाद जो रिवर्स हिमालय से निकल रही होती है, आपको सबको पता है ना, ये गंगा है, यमुना है, सिंधु है, ये सारे आपके हिमालय के आसपास मानसरोवर के निकट से निकलती हैं। तो ये जो रिवर्स इन माउंटेन से बहती हुई आगे जब आती है, तो यहाँ पर शिवालिक के आगे बड़े बड़े पत्थर, ठीक है भाई, आपने सिंपली सबने देखा है, जब भी कोई माउंटेन खत्म होती है तो नीचे हमें पत्थरों का ढेर मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो जब भी कोई रिवर बहती है तो आगे बड़े बड़े पत्थरों के नीचे यहाँ रिवर कहीं ना कहीं लुप्त हो जाती है, यानी दिखाई नहीं देती। अपर वाले पार्ट से इन बड़े बड़े पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती है, रिवर खो जाती है। तो इस वाले पार्ट को क्या कहते हैं, भाबर। भाबर, ठीक है, ये सीधा डेफिनेशन आएगी, जब नदियां बड़े बड़े पत्थरों के नीचे लुप्त हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं, भाबर।
ठीक है, जब नदियाँ लुप्त हो जाएगी, बड़े बड़े पत्थरों के नीचे दिखेगी नहीं। फिर उसके बाद जब जैसे ही ये जो आपके स्टोन्स हैं ये ख़त्म होने लगते हैं तो ये रिवर्स का पानी दोबारा से दिखने लग जाता है आगे चल के, आगे वाले एरिया में। तो इसे क्या कहते हैं? तराई। क्या कहते हैं? तराई। भाबर बड़े बड़े पत्थरों के नीचे जब रिवर लुप्त हो जाएगी, तराई जब वो पत्थर खत्म हो जाएंगे आगे आने वाले एरिया में, क्योंकि पानी तो बहता जाएगा और जो रिवर्स है वो दिखने लग जाती है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? तराई। दलदल सा पार्ट होता है, ये दलदल वाला सा पार्ट होता है भाबर, तराई। समझ में आ गया? अब उसके बाद भाबर और तराई के बाद इसके आगे जो हमारे स्टार्ट होते हैं वो होते भाई जलोढ़ मैदान। ठीक है, तो जो आपके ऊंचे ऊंचे वाले पार्ट, यानी जहाँ पर ज़्यादा रिवर का पानी नहीं पहुँच पाता, नीचे नीचे ही रह जाता है, इस एरिया को बोलते हैं पुराने बांगर प्रदेश। पुराने बांगर प्रदेश या बांगर एरिया। खादर बांगर पढ़ते हो ना, तो पुराने बांगर प्रदेश कहते हैं इन्हें, पुरानी जलोढ़ मिट्टी प्रदेश भी कहते हैं। और इससे अगले वाला पार्ट वो निचला एरिया जहाँ पर हर साल पानी आ जाता है और बाढ़ लाता है, यानी हर साल बाढ़ आने के बाद मिट्टी के ऊपर एक पतली सी परत छप जाती है, तो उस एरिया को क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश। क्या कहेंगे? भाबर प्रदेश। भाबर प्रदेश को ही नए कछारी मैदान के नाम से भी जाना जाता है, नए कछारी मैदान के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो भाबर एरिया, भाबर प्रदेश, बांगर प्रदेश, सॉरी भाबर तो ये था ना, खादर, खादर आएगा भाई, खादर, बांगर, खादर, खादर कर लेना, यहाँ खादर आएगा, खादर एरिया, बांगर, खादर, भाबर, तराई, ऐसे होता है। ठीक है, तो भाबर तराई आपको समझ में आ गया। बड़े बड़े पत्थरों के नीचे रिवर लुप्त हो जाती है, वो भाबर एरिया। तराई एरिया समझ में आ गया, जब वही रिवर दोबारा पुण्य पर धरती पर प्रकट हो जाती है, दिखने लगती है, ठीक है, तो वो तराई एरिया। पुराने बांगर मैदान, जहाँ पर बाढ़ का पानी कभी भी नहीं पहुँचता, ठीक है, ना कोई बाढ़ आएगी, ना मिट्टी पर नई परत चढ़ती है, पुरानी ही मिट्टी के ये एरिया होते हैं, इसलिए पुराने बांगर प्रदेश। खादर प्रदेश कौन से होते हैं? हर साल इन एरिया में बाढ़ आएगी, हर साल मिट्टी के ऊपर एक उपजाऊ परत छप जाती है, तो ऐसे एरियाज को खादर एरिया बोलते हैं। तो समझ में आ गया? तो आप इस डायग्राम को अपने माइंड में सेट कर लोगे तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे ही ठीक हो जाएंगे एग्जाम्स में। भाबर तराई से क्वेश्चन आता है, बांगर खादर से क्वेश्चन आता है, शिवा और ये कश्मीर घाटी और दून घाटी से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये थोड़ी बेसिक सी चीज़ थी जो मैंने आपको यहाँ पर समझा दी। अब इसके बाद जो हमारा टॉपिक है सॉइल, मिट्टी, वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, यानी इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल जो है, ठीक है, रिसर्च काउंसिल, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इसकी फुल फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है, तो इसने भारत की मिट्टियों को 8 प्रकारों में डिवाइड किया है, यानी पूरे इंडिया में जो मिट्टियां पाई जाती है उसको 8 टाइप्स में डिफाइन किया है। किसने? भारतीय कृषि रिसर्च अनुसंधान परिषद ने। 8 प्रकार की मिट्टियां। अब इन 8 प्रकार की मिट्टियों को हम डिटेल से पढ़ेंगे, हमारे लिए कंपलसरी है। तो सबसे पहली मिट्टी आती है भाई जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी आती है सबसे पहले नंबर पर। सेकंड नंबर पर हम पढ़ेंगे लाल मिट्टी। थर्ड नंबर पर हम पढ़ेंगे काली मिट्टी। फोर्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे लैटराइट मिट्टी। फिफ्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे मरुस्थलीय मिट्टी। सिक्स्थ नंबर पर हम पढ़ेंगे लवणीय मिट्टी। सेवंथ नंबर पर हम पढ़ेंगे पिटमय या दलदली मिट्टी। ठीक है, हाँ, एक और रह गई आपकी, नंबर 8 पर पढ़ेंगे और लास्ट पर्वतीय मिट्टी। तो ये है भाई आपकी 8 प्रकार की मिट्टियां जो इंडिया में पाई जाती है। एक एक मिट्टी को हम डिटेल से स्टडी करेंगे।
तो सबसे पहले ये जो भारत की 8 मिट्टियाँ हैं, ये इंडिया का मैप बनाया मैंने। मैं साथ के साथ मैप में भी आपको बताती रहूँगी कौन सी मिट्टी कहाँ पर है, किस एरियाज़ में है। तो सबसे पहले नंबर पर मैंने जो मिट्टी लिखी है उसका नाम है भाई जलोढ़ मिट्टी। भारत के सबसे ज़्यादा एरिया पर, ठीक है, यानी भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। यानी इंडिया के 43.7% एरिया पर अकेली एक मिट्टी पाई जाती है जिसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी। ये जो जलोढ़ मिट्टी है किस एरिया में मिलती है? तो भारत के जो भी विशाल मैदान है, यानी प्लेन एरिया है भारत का, जो भी जहाँ पर रिवर्स बहती है, यानी भारत का ये जो सेंटर वाला ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, तो भारत के विशाल मैदानों में, नदियों की घाटियों में, इन सभी एरियाज में आपकी जो मिट्टी पाई जाती है उसी का नाम है जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, तो भारत के मैदानी भागों में जो मिट्टी पाई जाती है, बाढ़ के मैदानी वाले पार्ट में, तो वही आपकी जलोढ़ मिट्टी है। 43.7% एरिया पर इंडिया के ये मिट्टी पाई जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी में जैविक तत्व बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं। ठीक है, जैविक तत्व बहुत मात्रा में होते हैं और उसके साथ साथ ये मिट्टी कृषि के लिए सबसे बेस्ट होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। भारत में के अधिकतर पार्ट पर जो एग्रीकल्चर होती है वो इसी मिट्टी में की जाती है, जलोढ़ मिट्टी के अंदर ही। वहीं अगर हम बात करें तो इसमें आपके इस बेल्ट के साथ साथ, इस वाली बेल्ट के साथ साथ जो महानदी, कावेरी, कृष्णा, इनका जो उपजाऊ वाला पार्ट है, डेल्टाई पार्ट है, उसमें भी आपकी जलोढ़ मिट्टी ही देखने को मिलती है। अब इस जलोढ़ मिट्टी को ही आगे चलकर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक तो आपके बांगर प्रदेश और एक खादर प्रदेश, जो कि मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ। बांगर एरिया कौन सा होता है और खादर एरिया कौन सा होता है। बांगर आपके पुराने जलोढ़ मिट्टी के मैदान होते हैं, यानी ऐसी जलोढ़ मिट्टी के मैदान जहां पर जल्दी से बाढ़ नहीं आती, ऐसे एरियाज, ठीक है, जहां पर बाढ़ नहीं आती और ये जलोढ़ मिट्टी पुरानी की पुरानी पड़ी हुई है यहाँ, उसमें थोड़े बहुत कंकर पत्थर भी होते हैं। और ये वाली जो पुरानी बांगर एरिया होते हैं वो कम उपजाऊ होते हैं, इतने ज़्यादा ये उपजाऊ नहीं होते और कुछ ही फसलें इसमें बोई जाती है। ये कहा जाता है कि रबी की फसल के लिए बेस्ट होता है। बांगर एरिया रबी की फसल के लिए बेस्ट होता है, जैसे आपका गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, तो ऐसी फसलों के लिए ये बेस्ट होता है बांगर एरिया, कम उपजाऊ एरिया होता है। और जलोढ़ मिट्टी का जो नेक्स्ट पार्ट खादर प्रदेश, खादर प्रदेश जहां हर साल बाढ़ आती है और बाढ़ जाने के बाद मिट्टी के ऊपर एक उपजाऊ परत छोड़ देती है, जिसकी वजह से मिट्टी में क्या हो जाती है, उपजाऊपन बढ़ जाता है और फसलें भी बहुत अच्छी होती हैं। खादर जो एरिया होता है गाइस, वो आपकी खरीफ की फसल के लिए बेस्ट होता है। कौन सी फसल के लिए? खरीफ की फसल के लिए, यानी जो फसलें आपकी अब इस टाइम पर बोई जाएंगी, यानी आपके मई जून के लगभग बोई जाएंगी। जैसे आपकी धान लगाई जाती है, चावल हो गया, और उसके अलावा आपकी और भी जो ये फसलें होती है ना सारी इसी वक्त की, वो आपकी आती है खरीफ फसलों के अंदर। तो बहुत ज़्यादा उपजाऊ वाला एरिया होता है खादर प्रदेश वाला। ठीक है, समझ में आ गया जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी से सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है कि भारत के सर्वाधिक एरिया पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है। सीधा क्वेश्चन ये एक ही आता है, जलोढ़ मिट्टी। उसके बाद जो क्वेश्चंस बनते हैं वो बांगर और खादर से बनते हैं। सिंपल पूछेगा, हर साल बाढ़ आकर मिट्टी के ऊपर एक नई परत बिछा देता है, ऐसे प्रदेश को किस नाम से जाना जाता है? खादर प्रदेश। ठीक है, इस तरीके से आपके लिए क्वेश्चन आएगा, या ये पूछा जाएगा रबी के लिए कौन सा एरिया बेस्ट है, खरीफ के लिए कौन सा एरिया बेस्ट है। इसके बाद सेकंड नंबर पर मैंने नाम लिखा हुआ है भाई लाल मिट्टी का। लाल मिट्टी की बात करें तो ये भारत के 18.6% एरिया पर लाल मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, लाल मिट्टी। अब लाल नाम ही लाल है तो कहीं ना कहीं इसका रंग भी थोड़ा थोड़ा क्या होता है, लाल, और उसके अलावा थोड़ी थोड़ी कहीं कहीं ये चॉकलेटी भी होती है। भाई जो लाल मिट्टी होती है इसमें एक चीज़ आप ध्यान से सुन लो, कम ही उपजाऊ होती है, इतनी ज़्यादा ये उपजाऊ नहीं होती। उपजाऊपन की बात करें तो पहले नंबर पर जलोढ़, फिर काली आती है, फिर लाल आएगी, तो कम उपजाऊ होती है, इतनी ज़्यादा ये उपजाऊ नहीं होती, एग्रीकल्चर के लिए इतनी ज़्यादा बेस्ट नहीं होती। आपकी लाल रंग है तो लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसमें एल्यूमिनियम की मात्रा अधिक होती है, चूने का भी अंश अधिक पाया जाता है। उसके साथ साथ जो आपकी जीवाश्म है, नाइट्रोजन है, उनकी मात्रा इसमें कम होती है। यानी जीवाश्म, जैविक तत्व जलोढ़ मिट्टी में ज़्यादा होते हैं पर जैविक तत्व लाल मिट्टी में बहुत कम होते हैं। जीवाश्म और आपके जैविक तत्व, नाइट्रोजन, कार्बन, इन सब की मात्रा लाल मिट्टी में
कम होती है, ठीक है। और लोहे, एल्यूमिनियम और उसके साथ साथ आपकी अगर हम बात करें चूने का, हाँ, इन सब का अंश सबसे अधिक होता है लाल मिट्टी के अंदर। वहीं अगर हम अब इसके राज्यों की बात करें, भारत में दूसरे नंबर पर है लाल मिट्टी। और इसके राज्यों की बात करें तो भाई आपका जो तमिलनाडु वाला एरिया है, तमिलनाडु, कर्नाटक, ठीक है, और कुछ कुछ पार्ट में मिलती है, जैसे तमिलनाडु वाला एरिया हो गया, कर्नाटक वाला एरिया हो गया, महाराष्ट्र का साउथ वाला एरिया होगा, ठीक है। तो इन पार्ट्स में ये आपकी लाल मिट्टी देखने को मिलती है। क्या बोया जाता है इस मिट्टी में? लाल मिट्टी के अंदर क्या बोया जाता है? तो आपका बाजरा, मक्का, इस तरीके की फसलें बोई जाती है, जो कि जिन्हें मिट्टी में इतनी ज़्यादा उपजाऊपन की आवश्यकता नहीं होती, थोड़ी मिट्टी उपजाऊ है तब भी ये आसानी से उग जाती है। तो ऐसी फसलें यहाँ पर बोई जाती है लाल मिट्टी के अंदर। आई थिंक समझ में आ गया, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। थर्ड नंबर पर आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी से जो फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्या है? काली मिट्टी से जो एक क्वेश्चन आता है वो यही है भाई, इसका दूसरा नाम, तो इसे रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, रेगड़ मिट्टी के नाम से भी जानते हैं। और एक बार क्वेश्चन आया था, भारत के किस स्टेट में, किस राज्य में काली मिट्टी को रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो ये नया क्वेश्चन था, तो आंसर रहेगा यूपी। यूपी में रेगड़ मिट्टी के नाम से जाना जाता है। उसके साथ साथ काली मिट्टी का दूसरा नाम एक और है, कपासी मिट्टी। कपास की फसल के लिए सबसे बेस्ट होती है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है। कपास की कृषि के लिए सबसे बेस्ट मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आता है। तो काली मिट्टी रेगड़ मिट्टी के नाम से जानी जाती है, कपासी मिट्टी भी इसे ही कहते हैं, कपास के लिए बेस्ट होती है। अब जब ये काली मिट्टी गीली होती है ना, तो गीली होने के बाद ये कैसी होती है? चिपचिपी होती है। आप सबको पता होगा चिपचिपी। पुराने टाइम में जो घरों में चूल्हे बनाए जाते थे, हारे बनाए जाते थे, जिनमें आप रोटियां सेकी जाती थी घरों में, ठीक है, तो वो काली मिट्टी से ही बनाए जाते थे ज़्यादातर। तो ये चिपचिपी होती है, और जब ये मिट्टी सूखने लगती है तो इसमें दरारें भी पड़ जाती हैं। और जब ये मिट्टी सूखती है, दरारें पड़ जाती है, इसी वजह से इस मिट्टी का एक और नाम है। वो क्या नाम है भाई? सवाता जुताई वाली मिट्टी। सवाता जुताई वाली मिट्टी, यानी ऐसा लगता है कि इसने अपनी जुताई खुद ही कर ली है, ऐसे दरारें पड़ जाती है इस मिट्टी के अंदर। सूखने के बाद ये बिल्कुल सिकुड़ जाती है। एक बात और अच्छी है, ये जो काली मिट्टी है, एक बार अगर इसे गीला किया जाता है तो ये लंबे टाइम तक गीली रहती है, ठीक है, लंबे टाइम तक इसमें यानी मॉइस्चर अवेलेबल रहता है काली मिट्टी के अंदर। एरिया की बात करें तो भाई सबसे ज़्यादा ये आपके महाराष्ट्र स्टेट में पाई जाती है काली मिट्टी, और उसके बाद दूसरे नंबर पर आती है गुजरात स्टेट के अंदर। तो सबसे ज़्यादा आपकी पाई जाती है महाराष्ट्र में, दूसरे नंबर पर गुजरात के अंदर पाई जाती है काली मिट्टी। तार भी परेशान करता है। और एरिया की बात करें तो जो काली मिट्टी है वो भारत के 15.2% एरिया पर काली मिट्टी पाई जाती है। अभी देखो, ये एरिया आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि आप पीजीटी और नेट का एग्जाम दोगे। अब एग्जामिनर शाना बन गया है, क्वेश्चन कैसे डालता है, मिट्टियों का क्रम लगाइए। भारत में बढ़ते क्रम में मिट्टियों का क्रम लगाइए। जलोढ़, लाल, काली, लैटराइट, घुमा फिरा के लिख देगा चारों को। तो सबको ये तो पता रहता है कि जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा, फिर ये नहीं पता रहता ना दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पे कौन सी है। तो मैंने सीक्वेंस में लिखी, इनको याद कर लेना ऐसे ही, ठीक है। तो रेगड़, कपासी मिट्टी, सबता जुताई वाली मिट्टी 15.2% एरिया में, सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, सेकेंड नंबर पर गुजरात में। कपास के लिए सबसे बेस्ट होती है। जीवाश्म, ये जो काली मिट्टी है ये लावा के विखंडन से बनी है। किससे बनी है? लावा। जब लावा आपका ठंडा होकर सूख जाता है तो चट्टानें बनती है, चट्टानों के टूट फूट से काली मिट्टी बनती है, तो उससे बनी है। तो इसी वजह से काली मिट्टी में कोई भी जीवाश्म नहीं पाए जाते, ठीक है, जीवाश्म इसके अंदर नहीं होते, कार्बन, जीवांश ये इसके अंदर नहीं पाए जाते काली मिट्टी के अंदर। उसके अलावा इसमें वही लोहा, एल्यूमिनियम, ह्यूमस, मैग्नीशियम, इन सब की अधिकता मिलती है भाई काली मिट्टी के अंदर। लोहा, एल्यूमिनियम लगभग लाल मिट्टी काली मिट्टी बराबर ही होती है, बट काली मिट्टी ज़्यादा उपजाऊ होती है लाल मिट्टी से। कपास के अलावा इसमें गन्ना, तंबाकू, ये वाली फसलें भी काली मिट्टी के अंदर बहुत ज़्यादा बोई जाती हैं। आपकी गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, तो ये फसलें भी काली मिट्टी में ज़्यादा बोई जाती हैं। तो यहाँ से इतने क्वेश्चन आपके बनते हैं। नेक्स्ट आती है लैटराइट मिट्टी, और मोस्ट इंपॉर्टेंट मिट्टी है एस्टेट में की तो फेवरेट मिट्टी है ये लैटराइट। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एग्जामिनर ने लैटराइट मिट्टी से क्वेश्चन नहीं पूछा हो। तो ये अकेली मिट्टी एक नंबर दे के जाती है एस्टेट में। टीजीटी या पीजीटी दोनों में से किसी एक में तो मिलता ही मिलता है हमेशा।
लैटराइट मिट्टी, सबसे पहला क्वेश्चन जो इससे बनता है वो ये है भाई, लैटराइट मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले एरिया में ही पाई जाती है, यानी ऐसे वैसे एरिया में नहीं मिलेगी, जहां पर जो आपकी रेनफॉल होगी 200 सेंटीमीटर से अधिक, उन्हीं एरिया में पाई जाती है आपकी लैटराइट मिट्टी। गॉट इट? ठीक है, तो लैटराइट मिट्टी 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले एरिया, तो वर्षा ज्यादा हो रही है तो इन एरियाज में आपकी लीचिंग प्रॉब्लम भी होती है। लीचिंग प्रॉब्लम यानी अपसलन क्रिया, यानी फिसलने वाली क्रिया। तो इसी वजह से जो लैटराइट मिट्टी है इसमें भी लीचिंग प्रॉब्लम होती है और अपसलन क्रिया होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है कि निम्न में से किस मिट्टी में लीचिंग प्रॉब्लम सबसे ज्यादा होती है, तो वो आपकी है भाई लैटराइट मिट्टी। एरिया की बात करें तो ये आपकी 1.26 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया तक पाई जाती है आपकी लैटराइट मिट्टी इंडिया के अंदर। अब लैटराइट मिट्टी है, सिंपल सी बात है भाई, इसमें लोहे की और आपके लोहा, एल्यूमिनियम, बिल्कुल सेम वही चीजें रहेंगी, इन सब की मात्रा अधिक होती है, बट इसमें वही नाइट्रोजन, पोटाश, चूना, कार्बन, उन सब की कमी होती है लैटराइट मिट्टी के अंदर। अब लैटराइट मिट्टी में बोया क्या क्या जाता है, तो भाई लैटराइट मिट्टी आपके चाय के लिए, कहवा के लिए, सिनकोना के लिए, कॉफी के लिए, इन सब के लिए बेस्ट होती है। काजू के लिए भी बेस्ट होती है ये, ठीक है, काजू के लिए भी बेस्ट होती है, चाय वगैरह है, कहवा है, सिनकोना है, इन सब के लिए बेस्ट होती है लैटराइट मिट्टी। और ये भारत के किस किस राज्यों में मिलती है, तो हम जो पश्चिमी घाट है, पश्चिमी घाट के कुछ कुछ पार्ट में ये मिलती है। जो आपका पश्चिमी घाट है ना, वेस्टर्न घाट है, उसके कुछ कुछ पार्ट में लैटराइट मिट्टी पाई जाती है। और उसी के साथ साथ पूर्वी घाट के भी इधर इस तरीके से कुछ कुछ पार्ट में आपकी लैटराइट मिट्टी मिलती है। और पूर्वी घाट में भी, सॉरी, भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में भी, क्योंकि यहाँ भी बारिश ज़्यादा होती है तो यहाँ पर भी लैटराइट मिट्टी देखने को मिलती है। ठीक है, और आपके ये वाला पार्ट है तो कहीं कहीं मिलती है, ये ज़्यादा कुछ इतना इससे आता नहीं है। वैसे अगर पर्टिकुलर पूछे एग्जामिनर तो एक तो पश्चिमी घाट डलेगा भाई, और एक डलेंगे आपके अंडोमान निकोबार आइलैंड, अंडोमान निकोबार आइलैंड और उत्तर पूर्वी राज्य। तो 3 एरिया आप डाल देना, पश्चिमी घाट और अंडोमान निकोबार द्वीप समूह और उत्तर पूर्वी राज्य, इनमें पाई जाती है आपकी लैटराइट मिट्टी। समझ में आ गया? लैटराइट मिट्टी से कोई भी क्वेश्चन आए छोड़ना मत। लोहे ऑक्साइड, एल्यूमिनियम, इन सब की अधिकता पाई जाती है, नाइट्रोजन की, पोटास की, चूने की, कार्बन की, इन सब की कमी पाई जाती है लैटराइट मिट्टी के अंदर। नेक्स्ट आती है आपकी मरुस्थलीय मिट्टी। अब देखो नाम से ही पता चल रहा है ना, यानी भारत के मरुस्थल वाले एरिया में मिलेगी मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थल वाला एरिया आप सबको पता है कौन सा एरिया, राजस्थान वाला एरिया। कुछ पार्ट राजस्थान में और गुजरात के सौराष्ट्र वाले पार्ट में, यानी इस वाले पार्ट में। तो गुजरात के सौराष्ट्र पार्ट में, राजस्थान के अंदर और हरियाणा के और पंजाब के भी कुछ पार्ट में आपकी मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है। अब जो हरियाणा का सिरसा वाला इलाका है, भिवानी का कुछ पार्ट है इनमें, और पंजाब का जो साउथ दक्षिणी पंजाब है जो, उसके कुछ पार्ट्स में आपकी मरुस्थलीय मिट्टी देखने को मिलती है, जो कि राजस्थान को टच करती हैं। अब ये तो इसके एरिया की बात करें। अब जो मरुस्थलीय मिट्टी है इसमें भी आपके जो जैविक तत्व हैं उन सब की कमी मिलती है भाई, जैविक तत्वों की भी इसके अंदर कमी मिलती है देखने को, नाइट्रोजन की भी कमी पाई जाती है, कैल्शियम कार्बोनेट की भी इसमें कमी ही पाई जाती है, अलग अलग मात्रा देखने को मिलती है अलग अलग एरियाज में। बट इसमें ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपके घुलनशील लवण, यानी मरुस्थलीय मिट्टी कुछ कुछ खारी होती है तो घुलनशील लवण की मात्रा अधिक पाई जाती है, घुलनशील लवण की, और उसके साथ साथ फास्फोरस की मात्रा भी अधिक पाई जाती है भाई आपकी मरुस्थलीय मिट्टी में। तो फास्फोरस की मात्रा, घुलनशील लवण की मात्रा सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है। नमी बहुत कम होती है, बालू रेती होता है ज़्यादा से ज़्यादा, सूखी मिट्टी होती है ये। और इसे आप एक और नाम भी बोल देते हैं ना, बालू मिट्टी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए मरुस्थलीय मिट्टी को बलुई मिट्टी के नाम से भी जानते हैं, बलुई मिट्टी। और इसके साथ साथ भाई इसे क्षारीय मिट्टी भी कहते हैं। ठीक है, मरुस्थलीय मिट्टी को, तो इतना आपको ध्यान रखना है मरुस्थलीय मिट्टी से। गाइस ये तो एक टॉपिक है, और इससे भी ज़्यादा डिटेल में, ये तो अभी मैंने बहुत ऊपर से पढ़ा रही हूँ तुम्हें, इससे भी ज़्यादा डिटेल में अगर आप पढ़ना चाहते हो, हर एक टॉपिक को
फुल डिटेल से, तो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर आपका पीजीटी ज्योग्राफी और नेट ज्योग्राफी का पेड कोर्स अवेलेबल है। वहाँ पर जाकर आप अपनी बेटर तरीके से तैयारी कर सकते हो। और जो इस साल एस्टेट देने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक बात ज़रूर बता दूं, या DSSS भी देने जा रहे हैं, आप अपना कोर्स अगर अभी से परचेज कर लोगे तो आपके लिए बेस्ट रहेगा। वैसे भी कोर्स की वैलिडिटी 1 साल है, तो आप अभी परचेज करके अपनी तैयारी करनी स्टार्ट कर दो, ताकि एचटेट के आने तक आपको सब कुछ टिप्स पर हो और आपका एचटेट बढ़िया मार्क्स से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आप अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। इसके लिए विजिट करो अचीवर्स एकेडमी ऐप पर। इसके साथ साथ अगर किसी बच्चे को नोट्स चाहिए पीजीटी ज्योग्राफी या नेट ज्योग्राफी के, या फिर टीजीटी एसएसटी के, तो वो मुझे मेरे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है। ठीक है, ये नोट्स आपको पेड मिलेंगे, वही पेड करना होगा, आपको पे करना पड़ेगा इनका। तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पर जाकर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और इसके साथ साथ मेरे खुद के चैनल स्टडी विद दीपा सैनी के साथ भी मैक्सिमम जुड़िए, उसे भी अपना प्यार दीजिए। और मैक्सिमम न्यू हो मेरे चैनल पर तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करना, ताकि न्यू वीडियो जो भी आए उसका नोटिफिकेशन आपके पास ईजिली पहुंच जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें नेक्स्ट मिट्टी आती है हमारी लवणीय मिट्टी। लवणीय मिट्टी के ये बारे में आप ये कह सकते हो बिल्कुल अनुपजाऊ मिट्टी होती है, बिल्कुल अनुपजाऊ मिट्टी होती है, इसीलिए इसे ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। अनुपजाऊ मिट्टी होती है, ऊसर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। जो डेल्टाई पार्ट है, नदियों के जो डेल्टाई पार्ट है, सॉरी डेल्टाई मत डालो, तटीय मैदान डालो, तटीय मैदान सही रहेगा। डेल्टाई में तो फिर भी ये वाला एरिया आ जाता है डेल्टाई में। अनुपजाऊ ऊसर और नदियों सॉरी जो तटीय इलाके हैं, कोस्टियल एरियाज, समुद्र के साथ लगने वाले उन एरियाज में मैक्सिमम लवणीय मिट्टी ही देखने को मिलती है। नारियल के लिए बेस्ट होती है, ये नारियल के लिए बेस्ट होती है लवणीय मिट्टी। और इसके साथ साथ अलग अलग एरियाज में लवणीय मिट्टी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे रेहा मिट्टी, कल्लर मिट्टी, और आपकी रोथन मिट्टी, और रोपड़ मिट्टी, थूर मिट्टी, चौथन। तो ये सारे नाम किसके होते हैं? लवणीय मिट्टी के ही होते हैं, अलग अलग एरियाज में अलग अलग नाम। आपके जो फ्रूट्स होते हैं जैसे गन्ना है, अमरूद है, आंवला है, तो इस तरीके के जो होते हैं ना, उन सब के लिए बेस्ट होती है लवणीय मिट्टी। नेक्स्ट आती है पिटमय या दलदली मिट्टी। अब दलदली मिट्टी तो दलदली इलाकों में ही मिलेगी। तो जो आपके दलदल वाले इलाके कौन से एरियाज में मिलेंगे इंडिया में? भारत में जहाँ भारी वर्षा होती है, भारी वर्षा होती है और दलदल वाला इलाका होता है, ठीक है, उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्रों में पाई जाती है पिटमय और दलदली मिट्टी। जैविक पदार्थ, घुलनशील नमक, ये सारी चीज़ें इस एरिया में बहुत ज़्यादा होते हैं दलदल वाले एरियाज में। और इतनी ज़्यादा यहाँ पर एग्रीकल्चर वगैरह तो कुछ होती ही नहीं है। उसके साथ साथ ये दलदल वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पर आपकी जैव विविधता देखने को मिलती है। कार्बनिक पदार्थ इसमें 40 से 50% तक जो मिलते हैं वो मिलते हैं भाई आपके कार्बनिक पदार्थ। उसके साथ साथ मृत जैविक जो पदार्थ हैं वो भी इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, हाँ जी। वहीं अगर राज्यों की बात करें तो किस राज्य में मिलेगी? तो भाई आपके जो तटीय मैदान है, जैसे केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इनका जो तटीय मैदान है, इनके जो तटीय मैदानों में मिलती है आपकी पिटमय और दलदली मिट्टी। लास्ट नंबर पर आती है हमारी पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी आपकी कहाँ पर देखने को मिलती है? तो पर्वतीय मिट्टी देखने को मिलती है भाई पर्वतीय इलाकों में, और माउंटेन तो हमारे यही है, तो इन्हीं माउंटेन इलाकों में हमारी देखने को मिलती है पर्वतीय मिट्टी। यानी भारत के कश्मीर से लेकर और आपके अरुणाचल प्रदेश तक जो मिट्टी देखने को मिलती है उसी का नाम है पर्वतीय मिट्टी। आप सबको पता है जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो कैसी होती है, किस तरीके से होती है। ज़्यादा कुछ इसमें सुनने का होता नहीं है। इसे वनीय मृदा भी कहते हैं, वन ही मिलते हैं इसमें एक आधे। उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर, अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड का कुछ पार्ट इस मिट्टी में आता है, पर्वतीय मिट्टी में। और इसमें कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा होती है, जीवांश की मात्रा इसमें कम पाई जाती है। और ये फसलों की बात करें तो ज़्यादा कुछ इसमें फसल उगाया नहीं जाता, बट बस आपके जो फल है, फूल है, उनके लिए बेस्ट होती है, बागवानी के लिए बेस्ट होती है पर्वतीय मिट्टी। तो ये थी भाई भारत की 8 प्रकार की मिट्टियाँ। डिटेल में मैंने आपको पढ़ा दी हैं ये, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को जब आप एक एक चीज़ को लिखोगे ना, तो पूरा यही लेक्चर 1 सवा घंटे का पड़ जाएगा। जब एक एक चीज़ लिखाई जाती है, डिटेल में डिस्कस किया जाता है उन चीज़ों के बारे में। तो आप अपनी इसी तरीके से बेस्ट स्टडी करना चाहते हो तो अचीवर्स एकेडमी ऐप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपके लिए कोर्स
अवेलेबल हैं। अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर दो। DSSB स्टूडेंट्स भी और एचटेट स्टूडेंट्स भी, उसके साथ साथ यूपी टेट आ रहा है, आर्ट, और जो राजस्थान में भी जो वैकेंसीज आएंगी तो उन सब के लिए ये वीडियोस इंपॉर्टेंट है। तो TGT PGT बोथ आर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुन लो, ये वीडियो सबके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। तो कैसी लगी आप सभी को वीडियो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे। ओके, बाय बाय, सी यू।